नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर में चतुर्थ प्रश्न पत्र हिंदी शिक्षण पेडागोगी सेकंड में लघु त्रि प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, पाठ्यक्रम निर्माण की समीक्षा कीजिए। उत्तर है, प्रायः लोग पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में भेद नहीं करते, परंतु इनमें थोड़ा अंतर होता है। किसी स्तर अथवा कक्षा की पाठ्यचर्या के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विषयों के पाठ्यक्रम और कराई जाने वाली क्रियाओं दोनों का समावेश होता है, जबकि पाठ्यक्रम केवल विषयों के सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित रहता है। जब हम पाठ्यचर्या शब्द का प्रयोग किसी विषय विशेष के संबंध में करते हैं, तब उसका अर्थ विषय विशेष के पाठ्यक्रम एवं उससे संबंधित की जाने वाली क्रियाओं से होता है। इस प्रकार पाठ्यचर्या में सैद्धांतिक ज्ञान एवं क्रियाएं दोनों का उल्लेख होता है और पाठ्यक्रम में केवल सैद्धांतिक ज्ञान की रूपरेखा भर होती है। देखिए दोस्तों, जो पाठ्यक्रम होता है, जो कैरिकुलम होता है, वह पुस्तकीय ज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान पर निर्भर होती है। और दोस्तों, जो पाठ्यचर्या होती है, यह पाठ्यचर्या कक्षा में की गई समस्त क्रियाकलापों व क्रियाविधि को दर्शाती है। आगे देखिए दोस्तों, किसी भी विषय में पाठ्यचर्या का निर्माण उसके शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। जो पाठ्यचर्या का निर्माण होता है वह शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। हम जानते हैं कि मातृभाषा हमारे व्यवहार का अभिन्न अंग है, हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग है और इसे हम मूल रूप से अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं में भाग लेते हुए ही सीखते हैं। अतः इसकी उचित शिक्षा के लिए भाषा संबंधी सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं को बराबर का स्थान देना आवश्यक होता है। किसी भी स्तर अथवा किसी भी कक्षा के लिए मातृभाषा की पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय अनेक अन्य तथ्यों को भी सामने रखना होता है। इन्हें ही मातृभाषा की पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत कहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो छोटा बालक होता है उसे अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है पाठ्यचर्या के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, पाठ्यचर्या अपने वास्तविक रूप में उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती है। अतः किसी भी विषय की पाठ्यचर्या निश्चित करते समय हमें उस विषय विशेष के शिक्षण उद्देश्यों को सामने रखना चाहिए। मातृभाषा के शिक्षण उद्देश्य होते हैं भाषा तत्वों का ज्ञान, मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामान्य ज्ञान, भाषाई कौशल, सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने का विकास और समाज सम्मत रुचियों, अभिवृत्तियों का विकास। अतः पाठ्यचर्या में उस सैद्धांतिक ज्ञान एवं उनकी क्रियाओं को स्थान देना चाहिए जिससे इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, श्रवण कौशल की व्याख्या कीजिए। श्रवण का मतलब होता है सुनना। सामान्यतः वाहनों द्वारा ध्वनियों को ग्रहण करने और मस्तिष्क द्वारा उनकी अनुभूति करने को सुनना अथवा श्रवण कहते हैं। जैसे बादलों की गड़गड़ाहट सुनना, दादी अम्मा की कहानी सुनना, नेताजी का भाषण सुनना। परंतु भाषा के संदर्भ में सुनने का अर्थ होता है मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव एवं विचारों को सुनकर समझना। भाषा के संदर्भ में अर्थबोध एवं भाव की प्रतीति सुनने के आवश्यक तत्व होते हैं। देखिए दोस्तों, सुनना का मतलब होता है किसी भी आवाज़ को सुनना और उसे आत्मबोध करके उसे समझना होता है। मस्तिष्क के द्वारा हम किसी भी बात को समझ सकते हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति हमारे सामने अपने भाव एवं विचार मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है और हम उसे सुनकर यथा जैसे भाव एवं विचार समझते और ग्रहण करते हैं, तो हमारी यह क्रिया सुनना अथवा श्रवण कहलाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को बोलकर मौखिक भाषा के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कहता है, बताता है, तो इसे हम श्रवण कौशल कहते हैं। जो व्यक्ति अपने कानों के द्वारा सुनता है। यह बात दूसरी है कि यथा भाव एवं विचार किसी सीमा तक समझते और ग्रहण करते हैं। अब देखिए दोस्तों, बच्चों में सुनना श्रवण कौशल के विकास का अर्थ है उन्हें मौखिक भाषा सुनकर उसके अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया में निपुण करना। यानी कि जो व्यक्ति जो बातें कहता है उसे बच्चे सुने और उसके अर्थ को समझे, भाव को समझे कि क्या व्यक्ति कहना चाहता है। और इसके लिए आवश्यक है कि उनमें सुनने के आवश्यक तत्वों का विकास किया जाए। यह कार्य 1-2 दिन, माह अथवा वर्षों में नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। जहाँ तक मातृभाषा के संदर्भ में सुनने के कौशल का विकास का प्रश्न है, इसका कुछ विकास तो बच्चों में विद्यालयों में प्रवेश लेने से पहले हो चुका होता है। यानी कि दोस्तों, बच्चे बोलना जान जाते हैं विद्यालय में जाने से पहले।
परंतु उसकी अपनी सीमा होती है। यह सीमा बहुत सीमित होती है। विद्यालयों में बच्चों को मातृभाषा के सर्वमान्य रूप को सुनने और सुनकर उसका अर्थ एवं भाव समझने में दक्ष किया जाता है। इसके लिए हमें विद्यालय शिक्षा के भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न कार्य करने होते हैं। देखिए दोस्तों, बच्चे जो होते हैं वह विद्यालय के बाहर सब कुछ जानते हैं, लेकिन दोस्तों जब हम विद्यालय में बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ वह उस क्रियाविधि में दक्ष होते हैं। यानी कि विद्यालय में सब कुछ औपचारिक रूप से पढ़ाया जाता है और वह किसी भी व्यक्ति के भाव को सुनकर वह उसे समझते हैं, कोई क्या कहता है उसको पूर्णतः समझते हैं। वह सब कुछ सीक्वेंस में सीखते हैं विद्यालय के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी शिक्षण की मुख्य विधियों पर प्रकाश डालिए। उत्तर है हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है परोक्ष विधि। परोक्ष विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। इस विधि में निम्नलिखित बातें ध्यान रखी जाती हैं। प्रत्येक वाक्य का शब्द मातृभाषा में अनुवाद करके पढ़ाया जाता है। देखिए दोस्तों, पहले हम परोक्ष विधि में पहले बालक को हम मातृभाषा यानी कि जो उसकी घर की भाषा होती है उसके माध्यम से पढ़ाते हैं। फिर धीरे धीरे हम नवीन भाषा को सिखाते हैं, खड़ी हिंदी सिखाते हैं। जैसे कि अधिकतर जो गांव के बच्चे होते हैं पहले भोजपुरी बोलते हैं, फिर धीरे धीरे जब वो विद्यालय में जाते हैं भोजपुरी के माध्यम से हम खड़ी हिंदी को सिखाते हैं। यह है मातृभाषा से मानक भाषा को सिखाना। दूसरा पॉइंट है पाठ्य पुस्तकों की रचना व्याकरण के आधार पर ही की जाती है। तीसरा है अनुवाद के माध्यम से नवीन भाषा तथा मातृभाषा की तुलना की जाती है। यानी कि दोस्तों किसी भी भाषा का जब अनुवाद करते हैं मातृभाषा में तो उसकी तुलना की जाती है। इससे बच्चे मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को सीखते हैं। अगला पॉइंट है अनुवाद के माध्यम से नवीन शब्द एवं मुहावरे उचित प्रकार से समझाए जाते हैं। अगला पॉइंट है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में नवीन भाषा को उसी ढंग से सिखाया जाता है जिस विधि से बालक अपनी मातृभाषा को सीखता है। इस विधि में निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए जाते हैं। जो प्रत्यक्ष विधि होती है दोस्तों उसे उसी मानक भाषा में सिखाया जाता है जिस भाषा में वह ज्ञान होता है, जिस भाषा में वह पुस्तक होती है। देखिए दोस्तों, पहला है वार्तालाप की प्रधानता। भाषा शिक्षण का आरंभ वार्तालाप से किया जाता है। बालक पहले वाक्य बोलना सीखता है। वार्तालाप की बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। यानी कि दोस्तों वार्तालाप में एक दूसरे की बात शेयर करते हैं। जो बालक होता है पहले बोलना सीखता है। फिर देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है वार्तालाप के पश्चात लेखन का आरंभ। जब बालक वार्तालाप में प्रवीण हो जाता है यानी कि बोलने में वह प्रवीण हो जाता है, दक्ष हो जाता है, तो उसे भाषा की लिपि का भी ज्ञान कराया जाता है तथा लिखने के लिए उत्साहित किया जाता है। लिपि का मतलब दोस्तों लिखने के लिए उत्साहित किया जाता है, लिपि का ज्ञान कराया जाता है किस प्रकार लिखना है। तीसरा पॉइंट है व्याकरण शिक्षण की आगमन प्रणाली। इस प्रणाली में व्याकरण शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। बालक व्याकरण के नियम नहीं रटते, वरन व्याकरण का ज्ञान उन्हें व्यवहारिक दृष्टि से कराया जाता है। बालक भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ व्याकरण के नियम भी सीखते जाते हैं। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि। आगमन विधि में दोस्तों क्या होता है, पहले हम किसी विषय वस्तु के उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं, फिर उससे हम सामान्य नियम निकलवाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला है चौथा मातृभाषा का प्रयोग समाप्त। परोक्ष विधि के दोषों को ध्यान में रखकर प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि किया जाता तो सीमित मात्रा में किया जाता है। तीसरा पॉइंट है वेस्ट की विधि एवं नवीन प्रणाली। इस प्रणाली के निर्माता डॉक्टर माइकल वेस्ट थे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षण में प्रयत्न विधि का प्रयोग किया तथा स्वयं अंग्रेजी पढ़ाने की पद्धति का आविष्कार किया जो वेस्ट विधि या नवीन पद्धति कहलाई। वेस्ट की विधि के निम्न सिद्धांत हैं। देखिए दोस्तों, पहला है भाषा शिक्षण में वाचन की प्रधानता। वेस्ट महाशय के अनुसार भाषा शिक्षण का आरंभ वाचन से किया जाना चाहिए। किसी भाषा में निपुण होने के लिए आवश्यक है कि शब्दकोश का विकास किया जाए। यानी कि दोस्तों पहले बालक को बोलना सिखाया जाए, वह उसके शब्दकोश में शब्द भंडार में वृद्धि की जाए। वाचन के द्वारा बालक नए नए शब्दों को सीखता है जिससे उसके शब्दकोश का विकास होता है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है मातृभाषा का महत्व। वेस्ट महोदय नवीन भाषा के शिक्षण में मातृभाषा के उपयोग को उचित समझते हैं। उनके विचार में नवीन भाषा के शब्दों का ज्ञान कराने के लिए अनुवाद को भी स्थान मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट है विभिन्न प्रणालियां। वेस्ट महोदय के अनुसार वाचन, लेखन तथा भाषण सिखाने के लिए अलग अलग प्रणालियों का प्रयोग किया जाए। किसी पाठ को पढ़ाते समय एक साथ ही तीनों का अभ्यास करना अनुचित है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला है गठन विधि। गठन विधि में भाषा के कुछ चुने हुए प्रमुख शब्द और निर्मित समान वाक्यों के माध्यम से भाषा शिक्षण आरंभ होता है।
इस प्रणाली के जन्मदाताओं का विश्वास है कि इस प्रकार के छांटे गए शब्द तथा वाक्यों के ढांचों का प्रयोग करते करते बालक 4 या 5 वर्षों में भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेगा, परंतु यह प्रणाली अंग्रेजी भाषा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। हिंदी भाषा के वाक्यों की रचना में तथा अंग्रेजी भाषा के वाक्यों की रचना में बड़ी भारी अंतर है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, हाई स्कूल स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए। उत्तर है हाई स्कूल स्तर पर हिंदी शिक्षण के निम्न उद्देश्य होने चाहिए। पहला है छात्र और छात्राओं को मौन व्यक्ति पठन में कुशल बनाना, यानी कि दोस्तों हाई स्कूल स्तर पर जो हिंदी शिक्षण का उद्देश्य होगा वह छात्र छात्राओं में मौन वाचन की कुशलता की प्रवणता से होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है उनके शब्द भंडार में पर्याप्त वृद्धि करना, उनमें समीक्षा शक्ति का विकास करना। जो हाई स्कूल के स्तर के छात्र होंगे उनमें समीक्षा शक्ति का विकास करना, शब्द भंडार में पर्याप्त वृद्धि करना, उनमें भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन की रुचि उत्पन्न करना, उन्हें शुद्ध सशक्त और प्रभावपूर्ण भाषा में कुशल बनाना, उन्हें विविध स्थितियों के अनुरूप लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति में कुशल बनाना, यानी कि वह अपनी भावों को लिखित रूप से और मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सकें। सातवां पॉइंट है उनमें भावात्मक और साहित्यिक सौंदर्य की अनमूल्यात्मक क्षमता का विकास करना। यह साहित्य की, कविता की, सभी की व्याख्या अच्छे से कर सके, समझ सके, अवबोध कर सके, चिंतन कर सके, मनन कर सके। अगला प्रश्न है माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। माध्यमिक स्तर पर बात कर रहे हैं दोस्तों हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। उत्तर है माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है भाव प्रकाशन, दूसरा है भाव ग्रहण, तीसरा है सृजनात्मकता। देखिए दोस्तों, पहला है भाव प्रकाशन, भाव अभिव्यक्ति का उद्देश्य। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भाव सुषुप्ता अवस्था में विद्यमान रहते हैं और किसी भी प्रकार की आलोचना पाकर उद्वेलित हो उठते हैं। यानी कि दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति में जो भाव पा जाते हैं वह हमेशा पा जाते हैं, लेकिन वह सुषुप्ता अवस्था में होते हैं। लेकिन यदि उसके अंदर आक्रोश या दया प्रेम भाव उत्पन्न किए जाए तो उसी के अनुसार वह उद्वेलित हो जाते हैं, उसी के अनुसार वे उठते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हम कुछ अपशब्द कहते हैं तो उसमें गुस्सा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन तब वह गुस्सा करेगा जब हम उसके बीच में अपशब्द बोलेंगे। आगे देखिए दोस्तों, फिर वह उन्हें बिना कहे और बिना लिखे नहीं रह सकता। भाव अभिव्यक्ति वही श्रेष्ठ होगी जिनमें सुनने वाला कवि या लेखक के भावों को वैसा ही ग्रहण कर ले। इस प्रकार भाव प्रकाशन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य होंगे। पहला है शुद्ध, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा में छात्र अपने भावों, विचारों एवं अनुभूतियों के अभिव्यक्त कर सकें। अहिंदी भाषी प्रदेशों के छात्रों के उच्चारण की शुद्धता पर भी भाषा शिक्षक को विशेष ध्यान देना होगा। तीसरा पॉइंट है छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे उचित भाव भंगिमाओं के साथ वाचन करके काव्य आनंद की अनुभूति कर सकें। अगला पॉइंट है छात्रों को अपने भावों को सरल, स्पष्ट, प्रभावपूर्ण ढंग से लिखने में प्रवीण बनाना। लेखन में शब्दों, वाक्यों, अनुच्छेदों की कुशलता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। निबंध एवं पत्र लेखन की विविध रूपों का भी व्यापक ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट है भाव ग्रहण का उद्देश्य। एक व्यक्ति जो भाव अभिव्यक्त करता है दूसरे व्यक्ति उसकी भावों से ग्रहण करे, यह भी आवश्यक है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने की ही संभावना रहती है। सकल का अर्थ संपूर्ण है और यदि बालक ने इस भाव ग्रहण करने पर सकल में बदल दिया तो संपूर्ण का अर्थ न होकर उसका अर्थ टुकड़ा ही समझता रहेगा। अतः भाव ग्रहण करने हेतु निम्नलिखित उद्देश्य होंगे। देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सकल पढ़ता है तो जो छोटा सा है आगे लगा हुआ है तो इसका अर्थ है संपूर्णता से। और दोस्तों जब कोई व्यक्ति इसी शब्द को सकल जो बड़ा सा है में पढ़ देता है तो इसका अर्थ होता है टुकड़े से। यानी कि दोस्तों जो भाव हो, जो वाक्य पुटता हो वह शुद्ध हो ताकि दूसरे व्यक्ति उसे सही अर्थ में समझ सके, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अतः भाव ग्रहण हेतु निम्नलिखित उद्देश्य होंगे। पहला है बालकों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे दूसरे द्वारा कही हुई बातों को यथाविधि समझे, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है जो बातें कह रहा है उसे उसी रूप में समझे। दूसरा पॉइंट है साहित्य में अभिव्यक्त विचारों को पढ़कर समझने की क्षमता प्रदान करना। तीसरा पॉइंट है लक्ष्यार्थ को समझने की क्षमता का विकास करना। जैसे आप बड़ी जल्दी आ गए, आप देर से आए, यह भाव समझ सकें। अगला पॉइंट है बालक के शब्द भंडार में वृद्धि करना जिससे कि पाठ में आए शब्दों एवं विचारों को वह भली भांति समझ सकें।
अगला पॉइंट है सृजनात्मक उद्देश्य। निर्माण का उद्देश्य। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य साहित्य सृजन की प्रेरणा प्रदान करना है। इस हेतु पहला है भाषा का पूर्ण अधिकार, अध्ययन द्वारा रसास्वादन की अपरिमित क्षमता प्रदान करना। दूसरा पॉइंट है साहित्य लेखन की प्रेरणा प्रदान करना, अर्थात साहित्य सृजन की प्रेरणा प्रदान करना। अगला पॉइंट है उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम। उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रमुख रूप से निम्न माध्यमों को प्रयोग में लाया जाएगा। पहला है वाचन द्वारा बालकों को वाचन कला में निपुण करने के लिए उन्हें सस्वर वाचन मौन पाठन का अभ्यास कराया जाएगा। काव्य पाठ में बालकों से आरोह अवरोह का विशेष रूप से ध्यान देने को कहा जाएगा। अगला है मौन पाठ द्वारा बालक में बोध शक्ति विकसित करने के लिए मौन पाठ का अभ्यास कराया जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि हम मौन वाचन करते हैं तो बालक इससे जल्दी सीखते हैं, क्योंकि इसमें आपकी ऊर्जा की बचत होती है और मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय होता है। अगला पॉइंट है प्रश्नों के द्वारा अध्यापक बालकों से उनके बोध ज्ञान का पता लगाने के लिए परिस्थिति के अनुसार प्रश्न करता है। बालकों द्वारा दिए गए उत्तरों में उनके बोध का पता लगाने के अतिरिक्त उनके शुद्ध बोलने की शक्ति का भी पता लगाता है। अध्यापक बालकों के शुद्ध उत्तरों को ही स्वीकार करता है, जिससे वह शुद्ध बोलना सीख जाता है। वास्तव में यह बालकों के मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, जो बालक हो उसे शुद्ध बोलना चाहिए और जो शिक्षक हो उसे उसी शब्दों को एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि उसमें शुद्ध बोलने की क्षमता का विकास हो। अगला पॉइंट है लेखन कला द्वारा। लेखन कला के माध्यम से बालकों को विचार अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाता है तथा उन्हें स्वयं वाक्य विन्यास करने का शिक्षण प्रदान किया जाता है। गद्य या पद्य को पढ़ाने के तत्पश्चात बालकों को गृह कार्य प्रदान किया जाता है। बालक घर पर स्वयं बिना किसी के सहायता के गृह कार्य पूरा करते हैं और अध्यापक उनके दोष निकालते हैं। देखिए दोस्तों, लेखन कला के माध्यम से जब हम किसी बालक को कोई विषय वस्तु को स्वतंत्र रूप से लिखने को लिए देते हैं तो वह बालक अपनी भाव अभिव्यक्ति लेखन के माध्यम से व्यक्त करता है, और जो शिक्षक होता है उसकी त्रुटियों को वह बताता है, उसे दूर करता है। आगे है निबंध रचना तथा लेख प्रतियोगिता द्वारा छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। भाषा और शैली के विकास के लिए मौखिक और लिखित दोनों की रचनाओं का अभ्यास आवश्यक है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल सके। हम बीएड सेमेस्टर से संबंधित सभी जानकारी इस चैनल पर देते रहते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।